जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो जो है, हम इनकी फ़र्स्ट टर्म एज अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हम इनको आज देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो कब पैदा होती हैं और इनको मतलब क्या क्या मतलब ओवरऑल ये 1953 में जब जो है ना इनकी ये पैदा होती हैं और 2007 में इनको रावलपिंडी में जलसा कर रही होती हैं कि इनकी कत्ल कर दिया जाता है। और 1988 से 90 तक ये पाकिस्तान में पहली प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन एशिया। इन मुस्लिम वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये पहली मतलब जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। आज हम देखेंगे इनका इंट्रोडक्शन कि बेनज़ीर भुट्टो कौन थी, कब पैदा हुई, इनकी पॉलिटिकल कैरियर हम देखेंगे। इनका 1988 के इलेक्शंस देखे जाएंगे, इलेक्शन में किस तरह से ये वॉन करती हैं, कैसे प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, और फर्स्ट टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। फॉरेन और मिलिट्री पॉलिसी के हवाले से इनके काम देखे जाएंगे और इंडिया और न्यूक्लियर बॉम्ब के हवाले से जो है ना इनकी पॉलिसी क्या थी। और डिसमिसल हम देखेंगे कि इनको मतलब किस तरह से इनके ओहदे से इनको रिमूव किया जाता है, इनको हटाया जाता है। और फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म एज अपोजिशन लीडर और इनका अपोजिशन लीडर के तौर पे किस तरह से पहचाना जाता है, इनका क्या क्या काम है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी इंट्रोडक्शन में शी वॉज बॉर्न इन कराची में ये पैदा होती हैं। एक्सपीरियंस मैनी डिप्लोमेटिक इवेंट विद हर फादर। इनको अपने बाप फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक इवेंट्स का मतलब एक्सपीरियंस था। मतलब ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब ताशकंद का मुआहदा हुआ 1966 में, तब जब रूस में ताशकंद में गए तो वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो भी उनके हमरा थी। फिर उसके बाद जब शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ, तब भी बेनज़ीर भुट्टो इनके हमरा थी। और जब लाहौर में सेकंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई है, तब भी बेनज़ीर भुट्टो इनके हमरा थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हमरा। और जब वर्ल्ड बैंक की मदद से जो है वो वाटर इशू रिज़ॉल्व होता है जो 1960 में पाकिस्तान और इंडिया का क्या कहते हैं इसको सिंध मुआहदा जो है, तब भी बेनज़ीर भुट्टो अपने फादर के साथ थी। इट मीन्स कि बेनज़ीर भुट्टो को सारे के सारे डिप्लोमेटिक इवेंट्स का पहले से ही एक्सपीरियंस था कि किस तरह से हमने दूसरे कंट्रीज़ के साथ बातचीत करनी है। ये पहली चीज़ तो इनको मतलब कवर हो गई। स्टडीड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने तालीम हासिल की। फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये चली गई 1988 to 90 एंड अगेन 1993 to 96 रिमेन प्राइम मिनिस्टर। ये 1988 से 1990 तक प्राइम मिनिस्टर रहती हैं। बाद में 1993 से 1996 तक प्राइम मिनिस्टर रहती हैं। फर्स्ट वुमेन लीडर इन इस्लामिक वर्ल्ड में ये पहली वुमेन लीडर हैं। यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में जवान तरीन मतलब एज ए लीडर के तौर पे तकरीबन 35 ईयर इनकी एज थी जब ये पाकिस्तान की पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी। 1990 में सर्व एज अपोजिशन लीडर। इन्होंने 1990 में एक अपोजिशन लीडर के तौर पे खिदमत सरंजाम दी। IJI इट मीन्स इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ये था कि बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ 9 पार्टियों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, और इसके लीडर जो थे ये नवाज शरीफ थे। 90 में इलेक्शन हुए जब, तो इलेक्शन में IJI ने वॉन कर लिया और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए और बेनज़ीर भुट्टो एज ए अपोजिशन लीडर के तौर पे काम करना शुरू हो गए। सेकेंड टर्म वॉज मच बेटर दैन प्रीवियस वन। इसका मतलब यह है कि जो इनकी फ़र्स्ट टर्म थी वो कितनी थी, 2 साल की, 1988 से 1990 तक 2 साल। और जो इनकी सेकंड टर्म थी वो 93 से 96 तक थी। इसमें पहली चीज़ ये है जी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि किसी भी गवर्नमेंट को काम करने के लिए कम से कम 5 साल चाहिए। इनकी जो 2 साल की हुकूमत थी, 2 साल में तो मतलब जो है ना वो गोल सेट करते करते ही बंदे को लग जाते हैं। पहली बार ये हुकूमत होती है तो गोल सेट करते करते 2 साल गुजर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इनकी जो सेकंड टर्म थी उसमें इनको ज़्यादा टाइम मिला और इन्होंने ज़्यादा जो है ना वो सर्व किया, ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा फ़ायदे मतलब जो है ना इन्होंने मुल्क को पहुँचाया ओवरऑल। 1996 में इसहाक खान इनको डिसमिस कर देते हैं। देन 1999 में
मुशर्रफ अप्लाइड मार्शल लॉ। मुशर्रफ जो है आप मार्शल जब लगाते हैं 1999 में, तो मुशर्रफ जो है इनको इन पे कोई ब्राइबरी वगैरह रिश्वत वगैरह के जो है ना वो मुकदमात चल रहे होते हैं। तो परवेज़ मुशर्रफ जो हैं इनको मतलब जो है ना वो सज़ा वगैरह भी दी जाती है। फिर बाद में इनको जो है ना वो एग्ज़ाइल कर दिया जाता है और इन पे 8.2 बिलियन डॉलर जो है ना वो जुर्माना भी किया जाता है। इस तरह से इनको मतलब जो है ना वो दोबारा से मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। मुल्क में जब दोबारा आती हैं 2007 में, तो क्या होता है 27 दिसंबर 2007 को 27 दिसंबर 2007 इन रावलपिंडी शी वॉज असैसिनेटेड। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में इनको असैसिनेट कर दिया जाता है, इनको कत्ल कर दिया जाता है। ये इनका ज़रा शार्ट सा इंट्रोडक्शन है। फिर है जी इसके बाद पॉलिटिकल कैरियर इनका देखा जाएगा। आफ्टर भुट्टो एक्सिक्यूशन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक्सिक्यूशन के बाद बेनज़ीर कैंपेन अलॉन्ग विद हर मदर। बेनज़ीर जो है अपनी माँ के साथ, अपनी वालदा के साथ जो है कैंपेन करती हैं। किस हवाले से? मूवमेंट रीस्टोर डेमोक्रेसी। ये एक मूवमेंट चलाई जाती है कि डेमोक्रेसी को रीस्टोर किया जाए दोबारा से। मुल्क में मार्शल लगाया होता है। 1981 में ये मूवमेंट चलाती हैं रीस्टोर डेमोक्रेसी की जमहूरियत दोबारा से बहाल की जाए। लेकिन इस वजह से क्या होता है जी, इनको जेल में भेजा जाता है, हाउस अरेस्ट भी किया जाता है। देन उसके बाद इनको एग्ज़ाइल कर दिया जाता है जिनेवा में। जिनेवा से ये यूके चली जाती हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको ज़हमत वगैरह, इनको काफ़ी ज़्यादा इनको मुश्किलात का जो है ना सामना करना पड़ता है। 1984 में इनको जो है ना ये एग्ज़ाइल कर दी जाती हैं, इनको एग्ज़ाइल कर दिया जाता है जिनेवा की तरफ से। 1985 में ज़िया लिफ्टेड मार्शल लॉ। 1985 में जब ज़िया मार्शल लॉ को लिफ्ट करते हैं और भुट्टो केम इन 1986, भुट्टो वापस आ जाती हैं मुल्क में। ज़िया मार्शल लॉ लिफ्ट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि 1985 में ज़िया कहते हैं जी इलेक्शन होगा और इलेक्शन के लिए कॉल करते हैं, तो भुट्टो दोबारा मुल्क में वापस आ जाती हैं। और जब मुल्क में दोबारा वापस आती हैं तो दोबारा से मूवमेंट रीस्टोर डेमोक्रेसी पे काम करना शुरू कर देती हैं। दिसंबर 1987 मैरिड विद आसिफ अली जरदारी। 1927 में आसिफ अली जरदारी के साथ इनकी शादी हो जाती है। आपको पता है जी कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो वो अपने नाम के साथ अपने हस्बैंड का नाम जो है ना वो लगाती है। लेकिन जो बेनज़ीर थी, इन्होंने कभी भी अपने नाम के साथ आसिफ जरदारी का नाम नहीं लगाया। इन्होंने अपने नाम के साथ जब भी नाम लगाया अपने फादर का नाम लगाया, बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर जरदारी नहीं। और आगे इनके जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो, ये भी अपने नाम के साथ बिलावल जरदारी नहीं, बिलावल भुट्टो ही लगा रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल गेम है, मतलब आप लोग इसको समझ सकते हैं बेहतर तौर पे कि नाम यूज़ किया जा रहा है एक ना, ये सारी चीज़ें एक। नेवर यूज़ अ हस्बैंड नेम आल्सो हर सन पॉलिटिकल पर्पस के हवाले से इन्होंने कभी भी मतलब जो है ना वो अपने हस्बैंड का नेम कभी भी यूज़ नहीं किया, ना इनके बेटे ने, ना इन्होंने खुद अपना नाम यूज़ किया। इन्होंने जब भी यूज़ किया नाम अपने नाना का नाम यूज़ किया। 1988 ज़िया डिज़ोल्व असम्बलीज़। ज़िया जो हैं ज़ियाउल हक, ये असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर देते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होती है जी? रीज़न इसके पीछे ये है, पहली ये ओजी कैंप का डिज़ास्टर था और उसके बाद जो है ना वो एक जिनेवा अकॉर्ड था। तो इस हवाले से ये लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको कि ओजी कैंप डिज़ास्टर क्या था और जिनेवा अकॉर्ड क्या था। इन हवाले से, इसके हवाले से मतलब जो है ना ये ज़िया असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर देता है और दोबारा से कहते हैं जी, और ये मोहम्मद खान जुनेजो की जो है ना वो हुकूमत जो है वो तोड़ दी जाती है और दोबारा से कहते हैं कि अभी दोबारा से इलेक्शन होंगे। इलेक्शन का नाम दे दिया जाता है, लेकिन ज़िया जो है ये बहावलपुर में जाते हैं जी, वो एटॉमिक जो डेमोन्स्ट्रेशन होती है उसको देखने के लिए। वापसी पे आते हुए इनका जो प्लेन है एयर क्रैश हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। ये जो ज़िया ने इलेक्शन करवाने का कहा होता है ना, ये इलेक्शन होते हैं नॉन पार्टी बेसिस पे। जब ज़िया की डेथ होती है तो इलेक्शन जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है कि ये अभी इलेक्शन नॉन पार्टी बेसिस पे नहीं होंगे, ये इलेक्शन पार्टी बेसिस पे होंगे। तब पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ती है और इसके अलावा बाकी पार्टीज़ भी इलेक्शन लड़ती हैं। इससे पहले पार्टीज़ इलेक्शन नहीं लड़ती, इससे पहले पार्टीज़ नहीं, सिर्फ इंडिविजुअली हर बंदा अपने अपने तौर पर इलेक्शन लड़ता। ये चीज़ है। फिर उसके बाद है जी 1988 के इलेक्शंस। ऑल इस्लामिस्ट एंड कंजर्वेटिव पार्टीज़ IGI, ये सारी की सारी जो इस्लामिस्ट और कंजर्वेटिव पार्टी थी ये एक तरफ हो गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ हो गई। ये सारी पार्टीज़ जो थी दूसरी
इनको IGI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का नाम दिया गया। इनमें सारी पार्टी जो थी ना, ये एक तरफ थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ थी। IGI वॉज फंडेड बाय ISI। ये जो IGI पार्टी थी, इसको फंड किया जा रहा था, फंडेड के थ्रू इनकी मदद की जा रही थी ISI की तरफ से। भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वन 93 सीट्स ऑफ 205 205 टोटल सीटें थी, जिनमें से भुट्टो ने 93 सीट्स वन की और IGI ने 54 सीट्स वन की। अब IGI भुट्टो को मतलब वाज़ेह अक्सरियत भुट्टो के पास आ गई थी, लेकिन बासें नहीं थी। अक्सरियत थी लेकिन वाज़ेह नहीं थी, कम सीटें थी। इसलिए इन्होंने क्या किया जी कि इनको ज़रूरत थी दूसरी पार्टियों की अपनी हुकूमत बनाने के लिए। IGI रिमेन स्ट्रॉन्ग इन पंजाब में IGI की हुकूमत स्ट्रॉन्ग हो गई और IGI जो है इसके सरबराह जो थे ये पंजाब में चीफ मिनिस्टर बन गए। नवाज शरीफ फर्स्ट टाइम जो है ना ये चीफ मिनिस्टर बन गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फौज एन अलायंस विद MQM 13 और MQM के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अलायंस किया। 13 मेंबर थे MQM के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए। फिर उसके बाद इन्होंने हुकूमत बनाई, ये इनकी हुकूमत है। इनकी फ़र्स्ट टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर हम देखेंगे कि इन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो इन्होंने क्या क्या काम किए। अपॉइंटेड हर सेल्फ एज ट्रेजर मिनिस्टर, इन्होंने अपने आप को वज़ीर ख़जाना के तौर पे अपॉइंट किया। आर्मी चीफ जो इनके दौर में थे ये थे असलम बेग। ISI चीफ थे हमीद कुल और जो प्रेसिडेंट थे वो थे इसहाक खान। ये तीनों लोग इनको पसंद नहीं थे करते, ये इनको लाइक नहीं थे करते। मेजर चीज़ ये इनमें थी। डिड नॉट पास एनी मेजर लेजिस्लेशन, इनके दौर में कोई पास नहीं की गई, मेन कानून साजी कोई नहीं हुई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो इनकी हुकूमत थी, इन हुकूमत में नवाज शरीफ के पास ज़्यादा सीटें थी और इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई हुई थी। जब भी आपको पता है कोलिशन गवर्नमेंट बने तो हुकूमत जो है वो इजीली नहीं की जा सकती, ये एक मेन इशू है। तो इसलिए इन्होंने कोई भी मेजर लेजिस्लेशन नहीं की। रिलीज मैनी पोलिटिकल प्रिजनर, इन्होंने ज़िया जब उसकी डेथ हुई तो ज़िया ने कई ना मतलब पोलिटिकल प्रिजनर्स किए हुए थे, कई पोलिटिकल पाबंदियाँ लगाई हुई थी लोगों पे ना, पोलिटिकल एसोसिएशंस पे पाबंदियाँ लगाई हुई थी, ट्रेड यूनियन पे पाबंदियाँ लगाई थी, स्टूडेंट एसोसिएशन पे पाबंदियाँ लगाई हुई थी, मीडिया सेंसरशिप पे पाबंदियाँ लगाई हुई थी। तो इन्होंने जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी तो इन्होंने ये सारी पाबंदियाँ इनको ख़त्म कर दिया। मीडिया सेंसरशिप इट मीन्स कि मीडिया पे जो पाबंदियाँ थी वो ख़त्म कर दी गई, मीडिया को आज़ाद किया गया इनके दौर में। ये जमहूरियत की एक खूबी होती है कि मीडिया आज़ाद हो जाती है। एम्फसाइज ऑन होम्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, इन्होंने ज़्यादातर ऐलान किया कि मैं जब हुकूमत में आऊँगी तो क्या करूँगी, होम्स दूँगी, लोगों को घर दूँगी, सेहत दूँगी और एजुकेशन दूँगी। लेकिन ये एक नारा था, इस पे कोई सच्चाई नहीं हुई, इसमें कोई काम नहीं हुआ। प्रॉब्लम्स ऑफ नारकोटिक्स की बहुत ज़्यादा इनके दौर में प्रॉब्लम्स थी। पाकिस्तान लार्जेस्ट हीरोइन एक्सपोर्टर, पाकिस्तान जो दुनिया का था दूसरे नंबर पे एक हीरोइन एक्सपोर्टर मुल्क बन गया था। इनके दौर में मुंशियात बहुत ज़्यादा आम हो चुकी थी, ये बहुत ज़्यादा एक जो है ना इनके दौर में आम हो गया था ये काम। इनके दौर की कोई और भी मेजर प्रॉब्लम थी। शी वांटेड इफ्तिखार अहमद जो थे इनको कमांडर ऑफ आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे, आर्मी स्टाफ का कमांडर बनाना चाह रहे थे, बट इसहाक खान जो मुल्क के प्रेसिडेंट थे उन्होंने मुखालफत कर दी। वो कहते थे कि नहीं, इनको नहीं बनाना। भुट्टो प्रपोज मलिक कासिम एज प्रेसिडेंशियल नॉमिनी, भुट्टो ने कहा जी कि चलें हम सदर जो है उसको चेंज कर दें, प्रेसिडेंशियल जो है वो मलिक कासिम को बनाना चाह रहे थे प्रेसिडेंट, लेकिन मिलिट्री ने इसकी मुखालफत कर दी। भुट्टो वांटेड टू चेंज महबूबुल हक एज फाइनेंस मिनिस्टर, भुट्टो जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे महबूबुल हक को चेंज करना चाह रही थी, बट मिलिट्री अपोज, मिलिट्री ने इनका कोई साथ नहीं दिया। मेन प्रॉब्लम थी कि इनको हर जगह पे डिफेंड नहीं, मतलब अच्छी तरह से इनको डिसीव होना पड़ा, इनको मतलब कोई ख़ास इनको सपोर्ट नहीं की गई। मिलिट्री विल नॉट टॉलरेट हर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर, मिलिट्री जो है कभी भी इनको नहीं थे डिफेंड कर रही, इनको डिफेंस और फॉरेन अफेयर के हवाले से कभी भी इनको मिलिट्री ने इनको पसंद नहीं किया। 60% पॉपुलेशन लिव इन पंजाब, जो पंजाब की 60% पॉपुलेशन जो थी वो पंजाब में रह रही थी, ज़ाहिर सी बात है मुल्क की, पाकिस्तान की। तो और जो पंजाब था इसके चीफ मिनिस्टर कौन थे, नवाज शरीफ।
तो ज़ाहिर सी बात है अगर कोई भी कानून साजी करनी है, कोई भी स्टेप उठाना है, तो उसमें ज़्यादातर काम किसकी वजह से होना है, पंजाब की हुकूमत अगर किसी के पास हो, और पंजाब की हुकूमत इनके पास मेन है ही नहीं थी, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये कभी भी हुकूमत इजीली नहीं थे कर सकते। फिर उसके बाद है जी अप्रैल 1989 में नो कॉन्फिडेंस का वोट जो है ना इनके खिलाफ किया गया, लेकिन ये 12 वोट की वजह से रह गया। बेनज़ीर की हुकूमत जो है वो जाती जाती बच गई, मतलब रह गई। भुट्टो क्लेम दैट MNAs वर ब्राइब फॉर $10 मिलियन बाय ओसामा बिन लादेन। भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया जी कि जो MNAs हैं इनको $10 मिलियन की जो है ना वो रिश्वत दी गई है ओसामा बिन लादेन से, क्योंकि ओसामा बिन लादेन जो हैं ये पाकिस्तान में थियोक्रेसी की गवर्नमेंट चाह रहे हैं। थियोक्रेसी कौन सी गवर्नमेंट को कहते हैं? उस गवर्नमेंट को थियोक्रेसी कहते हैं जिसमें मौलवी जो हैं, मौलवियों की हुकूमत जो होती है उसको थियोक्रेसी कहते हैं। भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में थियोक्रेसी की गवर्नमेंट चाहते हैं। फॉरेन एंड मिलिट्री पॉलिसी जो है इसके हवाले से क्या है जी, शी वेंट टू फॉरेन ट्रिप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एड फॉर पाकिस्तान। इन्होंने बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रिप्स भी किए और एड के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से इन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के सामने खड़ा किया है कि आप पाकिस्तान को एड दें या इन्वेस्टमेंट करें। जो लेकिन लोग जो हैं ये इनके दौर में डरे हुए थे। क्यों डरे थे? क्योंकि 1970 की दहाई में क्या हुआ था कि लोगों ने पैसा पाकिस्तान में लगाया था, एड भी दी थी, इन्वेस्टमेंट भी की थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज कर दिया था कि लोगों का पैसा हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जो थी ये प्राइवेटाइज़ की गवर्नमेंट की, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो चीज़ें नेशनलाइज की थी, बेनज़ीर ने वो चीज़ें सारी की सारी प्राइवेटाइज़ कर दी। उनको दोबारा से, मतलब बाप और बेटी दोनों अगेंस्ट चल रही थी, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो नेशनलाइज का सिस्टम चाह रहे थे, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो जो है ये प्राइवेटाइज कर रहे थे। जून 1989 विजिटेड USA। इन्होंने USA का विज़िट किया किस हवाले से कि आप फॉरेन एड दें या हमें मतलब इन्वेस्टमेंट करें उधर। सिविल वार इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में वार चल रही थी, सिविल वार। अमेरिका कॉन्टेक्टेड असलम बेग, हमीद कुल एंड इसहाक खान डायरेक्टली रेदर थ्रू भुट्टो। भुट्टो, अब देखें जो बेनज़ीर भुट्टो थी ना, मुल्क में एक मेन जो पावर होती है पार्लिमानी निज़ाम में वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं असलम बेग जो है ये मतलब आर्मी चीफ थे, आर्मी चीफ भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, ISI का चीफ भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, और जो सदर होता है ये भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है। प्राइम मिनिस्टर की सारे इख्तियारात का मालिक कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन भुट्टो, जो बेनज़ीर भुट्टो थी, इनके दौर में आर्मी चीफ असलम बेग, हमीद कुल ISI के जो चीफ थे, और इसहाक खान जो मुल्क के सदर थे, ये तीनों इनको पसंद ही नहीं थे करते, और तीनों जो हैं इनको बताते ही नहीं थे। और अमेरिका क्या कर रहा था कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन तीनों लोगों को दे रहा था, भुट्टो को बताता ही कुछ नहीं था। ज़ाहिर सी बात है कि भुट्टो को कुछ चीज़ पता ही नहीं थे चल रहे। और अप्रैल 1989 में गुल मेड इन्वेशन ऑफ अफ़गानिस्तान टू सीज जलालाबाद। जो हमीद गुल हैं 1999 में जलालाबाद को सीज़ करने के हवाले से इन्वेशन जलालाबाद पे जो है ना वो हमला कर देते हैं। लेकिन क्या होता है जी कि ये हमला फ़ेल हो जाता है, ऑपरेशन फ़ेल हो जाता है। फिर उसके बाद हमीद गुल जो है ये ब्लेम करते हैं भुट्टो पे कि भुट्टो ने इन्फॉर्मेशन लीक की है और इस पे मतलब भुट्टो पे चार्जेस लगने चाहिए। इस तरह से ये सारे काम होते हैं। देन है जी इंडिया और न्यूक्लियर बम के हवाले से इनकी क्या पॉलिसी थी। इंडिया के हवाले से इनका मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे सूरत थे। इनिशियली सॉफ्ट गुड रिलेशन, ये पाकिस्तान इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाह रही थी। शिमला एग्रीमेंट इज़ बेस्ट फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए ये चाहती थी कि पाकिस्तान में जो है ना वो शिमला एग्रीमेंट, जो जिस बेस पे शिमला एग्रीमेंट हुआ था, हमारे इंडिया ने फ़ौजी वापस भेजे थे, हमने इंडिया के इलाके मतलब वैसे ही मतलब वापस कर दिए थे। इसी बेस पे कह रही थी कि मतलब गिव एंड टेक की पॉलिसी पे ही हम काम करेंगे। राजीव गांधी विजिट पाकिस्तान। राजीव गांधी ने इनके दौर में पाकिस्तान का विज़िट किया। दोनों ने एग्री किया कि हम कभी भी अटैक नहीं करेंगे ईच अदर न्यूक्लियर प्रोग्राम के, एक दूसरे के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कभी भी हम अटैक नहीं करेंगे। देन
टुक हार्ड लाइन टुवर्ड इंडिया। कश्मीर के हवाले से इंडिया को इन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया। दुनिया में जहाँ भी जाती थी विज़िट के हवाले से, जैसे आजकल इमरान खान जा रहे हैं, तो ये कश्मीर के हवाले से बात करती थी, लेकिन कोई ख़ास वजह हमारे पास नहीं आई, कोई ख़ास जो है ना वो इसका कोई मतलब मेन मकसद सामने नहीं आया गया कि कश्मीर का इस मसला जो सॉल्व हो जाए। लेकिन इसमें रियलिटी है कि ये जिधर भी जाती थी कश्मीर के हवाले से बात करती थी। विजिट मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप, इन्होंने मिलिट्री का जो कैंप था उसके मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की और मतलब जो है ना विज़िट किया मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप का इन्होंने, और $3 मिलियन का इन्होंने उनको इमदाद दी। प्रॉक्सी वार जो थी पंजाब में उसको मतलब इन्होंने फेवर किया कि ज़िया की तरफ से जो प्रॉक्सी वार चल रही है वो एक राइट थिंग है। और कश्मीर के में जो मतलब जो वार चल रही थी, कश्मीर में जो फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे थे, फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, इन्होंने कहा ये चीज़ें भी एक ठीक चीज़ें हैं। पंजाब में कौन सी प्रॉक्सी वार थी? खालिस्तान का इशू जो था, इसको अलहदा से मैं आप लोगों को बता दूंगा खालिस्तान का पंजाब में क्या इशू था। मतलब ये कि सिख जो है वहाँ के सिखों को उभारा गया है कि आप एक अलहदा मुल्क हासिल करें, आप अपने लिए एक अलहदा मुल्क बनाएं। और कश्मीर में जो फ्रीडम फाइटर थे उनको बताया गया कि आप अलहदा से कश्मीर को आज़ाद करवा लें, या आप पाकिस्तान के साथ रहें या आप इंडिया के साथ। कश्मीर में प्लेबिसाइट होनी चाहिए, वहाँ पे मुजाहिदीन को फंडिंग की गई थी ज़िया की तरफ से। तो इन्होंने ये बेनज़ीर भुट्टो ने वाज़ेह तौर पे कहा जी कि ज़िया ने ये एक अच्छे काम किए हैं। मिलिट्री एंड प्रेसिडेंट वर रिलक्टेंट टू टेल हर अबाउट न्यूक्लियर प्रोग्रेस। मिलिट्री और जो प्रेसिडेंट थे इसहाक खान, वो मतलब जो है ना काफ़ी ज़्यादा इनको दूर रखे हुए थे न्यूक्लियर प्रोग्रेस के हवाले से। इनको न्यूक्लियर प्रोग्रेस का तब पता चला व्हेन शी विजिटेड USA। जब ये USA में गई वहाँ पे इनको मतलब बताया गया कि आपके मुल्क में न्यूक्लियर प्रोग्राम इस हद तक तरक्की कर चुका है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क के प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर जो है, मुल्क की जो सुप्रीम पावर है उसको पता ही कोई चीज़ नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत इनकी कैसी रही होगी। इन्हें 2 साल में तो हुकूमत कुछ भी नहीं इनके लिए। एक तो अपोजिशन इनके काफ़ी टफ टाइम दे रही थी, ऊपर से जो सदर थे वो भी इनके साथ नहीं थे, और जो ISI थी वो भी इनके साथ नहीं थी, और आर्मी जो थी वो भी इनके साथ नहीं थी। फिर इसके बाद है जी डिसमिसल। इनको डिसमिस कैसे किया जाता है, और फर्स्ट टर्म एज अपोजिशन लीडर के तौर पे इनकी फ़र्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी ISI ऑर्गेनाइज ऑपरेशन मिडनाइट जैकल। ऑपरेशन मिडनाइट जैकल जो है ये ISI की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि रातों रात MNAs और MPAs को डराया जाता है। ब्राइबरी के हवाले से इनको कहा जाता है कि आप पे या तो ब्राइबरी रिश्वत के इल्ज़ाम लगाए जाएंगे या इंटिमाइडेशन के इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। ब्राइबरी रिश्वत वगैरह ही होती है ये भी, कि अगर आपने बेनज़ीर का साथ ना छोड़ा तो हम आप पे मुकदमा चलाना शुरू कर देंगे। 1989 में MQM लेफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। MQM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेफ़्ट कर देती है 1999 में। और जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेफ़्ट करती है तो ज़ाहिर सी बात है कई और भी लीडर्स इनके मतलब जो है MNAs है वो भी इनके साथ छोड़ देते हैं। तब क्या होता है जी कि बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म हो जाती है। जब बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म होती है तो फिर दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, दोबारा इलेक्शन होते हैं। हर हस्बैंड, एक वजह है जी इनकी कि इनकी जो है ना वो डिसमिस क्यों की गई। हर हस्बैंड अटेंडेड कैबिनेट मीटिंग्स, के जो इनके हस्बैंड थे वो कैबिनेट मीटिंग जो हैं, कबीना की मीटिंग जो होती हैं वो सारी अटेंड किया करते थे। डिस्पाइट नॉट बीइंग अ मेंबर, यहाँ तक कि ये मेंबर भी नहीं थे, ना MNA थे, ना सेनेटर थे, ना कुछ भी। सिर्फ इनकी वाइफ जो थी ये प्राइम मिनिस्टर थी और उसी बेस पे ये सारी की सारी मीटिंग को अटेंड किया करते थे। ये एक बड़ी बुरा तासुर फैला जा रहा था। और करप्शन वाज कॉमन। इनके दौर में करप्शन बहुत ज़्यादा आम थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आम थी और लेबर स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा आम थी। आप लोगों को पता होना चाहिए जी कि इनके दौर में, इस दौर में आसिफ अली जरदारी को 10% के हवाले से पहचाना जाता था। मतलब ये कि करप्शन बहुत ज़्यादा इनके दौर में आम थी। ये 10% लिया करते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स इनका मतलब जो अपने आप पे लिया करते थे। भत्ताखोरी बहुत ज़्यादा आम थी। अगस्त 1990 में खान डिसमिस भुट्टो गवर्नमेंट यूजिंग 8th अमेंडमेंट। 8th अमेंडमेंट में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि 8th अमेंडमेंट क्या होती है, जिसमें सदर को अख्तियार दे दिया जाता है कि वो जब मर्ज़ी वज़ीर-ए-आज़म को उसके ओहदे से हटा सकता है, जब मर्ज़ी असम्बलियाँ तोड़ सकता है, और आर्मी चीफ़ को अपॉइंट सदर ने करना होता है इलेक्शन।
कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, इसको भी अपॉइंट सदर ने करना होता है। तो इसहाक खान जो थे, इन्होंने 8th अमेंडमेंट का यूज़ किया और भुट्टो की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। भुट्टो की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो दोबारा इलेक्शन हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 44 सीट्स मिली 217 में से, और IJI को 106 सीट्स मिली। इस तरह से IJI ने दोबारा हुकूमत बना ली। नवाज शरीफ बिकेम प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए। भुट्टो अपोजिशन लीडर, और जो बेनज़ीर भुट्टो थी ये अपोजिशन लीडर के तौर पे सामने आ गई। बेनज़ीर भुट्टो ने जब ये नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने ना, तो बेनज़ीर भुट्टो ने इनको काफ़ी टफ टाइम दिया। नवंबर 1992 में ऑर्गेनाइज अ 10 माइल मार्च फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद। बेनज़ीर भुट्टो ने एक 10 मील का मार्च जो था ये ऑर्गेनाइज़ किया रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ, और मेन मकसद क्या था कि नवाज शरीफ की हर किस्म की पॉलिसी को इन्होंने हिट करना था। अटैक एवरी पॉलिसी ऑफ नवाज शरीफ, कि नवाज शरीफ की हर किस्म की पॉलिसी को इन्होंने अटैक किया। ये हमारा आज मेन टॉपिक है आज का। बाकी जो हम इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम वो देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर मेरे भाई।